छात्रों, आप लोग सरल परिपथ में पढ़ रहे हैं कि विद्युत के परिपथ कैसे बनते हैं, उनमें हम धाराओं को कैसे ज्ञात करते हैं। और एक समस्या आती है कि इस परिपथ में आप सेल का प्रयोग करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स का प्रयोग करेंगे, मीटर सेतु का प्रयोग करेंगे, विभव मापी का उपयोग करेंगे। अब प्रश्न आता है कि ये सब है कैसे, तो हम इनको जरा दिखाते हैं आपको। हमने आपको थ्योरी में बताया है कि सेल जो है वो युक्ति है जो किसी भी परिपथ में निरंतर धारा का प्रवाह बनाए रखती है और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करती है। अब जो सेल हैं उनमें आपने पढ़ा कि साधारण सेल होता है, लेग्लांसी सेल होता है, डैनियल सेल होता है। अब हम बताना चाहते हैं कि साधारण सेल जो लैब में हम लोग लेग्लांसी सेल जो हम लैब में प्रयोग करते हैं वो किस टाइप का है। तो आप देखेंगे कि इसमें एक हम पात्र का प्रयोग करते हैं। ये पात्र कांच का हो सकता है, ये आपका प्लास्टिक का हो सकता है, और इस पात्र में हम लगभग 1/3 हिस्सा पानी से भर लेते हैं। और इसमें जो है ये जो देखेंगे आप, इसको बड़ा कर देना ना, ये अमोनियम क्लोराइड जिसको नौसादर के नाम से बाजार में बोलते हैं हम लोग, इसकी कुछ मात्रा इस पानी में घोल देते हैं जिससे कि एक साम्य विलयन प्राप्त हो जाता है। इस तरह से ये देखेंगे आप, ये एक सफेद रंग का पाउडर या क्रिस्टल होते हैं, इनको हम इस पानी में घोल देते हैं और ये बन गया हमारा विद्युत अपघट्य। इसको कहते हैं विद्युत अपघट्य। अब इस विद्युत अपघट्य में हम एक ये जालीदार जिसे कहते हैं छिद्रदार पात्र रखते हैं, इसको सरंध्र पात्र बोलते हैं। और इसके अंदर आप देख रहे हैं ये भरा हुआ है, इसमें भरा होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का चूर्ण। ये विध्रुवक का काम करता है क्योंकि इस रासायनिक क्रिया में जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उस हाइड्रोजन गैस के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है मैग्नीज डाइऑक्साइड में से, और इससे ये जल बना लेता है और वो जल के कारण ये लिपलिपा पदार्थ बन जाएगा, उस जल को अवशोषित कर ले, इसलिए इसमें कोयले का चूर्ण भी भरा रहता है। और इसके मध्य में एक कार्बन की छड़ पड़ी हुई है जो धनोद का काम करती है। इस पर आप देख रहे हैं ये पेच लगा हुआ है जहाँ से हम संयोजी तारों को जोड़ते हैं और इस सरंध्र पात्र को हम विद्युत अपघट्य में रख देते हैं। अब होता क्या है कि जो विद्युत अपघट्य अमोनियम क्लोराइड है इसका आयनीकरण हो जाता है और इसमें से धन आयन जो हाइड्रोजन के बनते हैं वो सरंध्र पात्र के छोटे छोटे छिद्रों से होकर के इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कार्बन की छड़ पर जाकर के उससे इलेक्ट्रॉन लेकर के स्वयं उदासीन हो जाते हैं और विध्रुवण की क्रिया पूर्ण करते हैं। पर कार्बन की छड़ पर से इलेक्ट्रॉन जब ले लेते हैं तो कार्बन की छड़ जो है वो धन आवेशित हो जाती है। अब बात आती है दूसरी ऋणोद के लिए। इसके लिए हम जस्ते की छड़ का प्रयोग करते हैं और इसमें भी आप देखेंगे पेच लगा रहता है और इस छड़ को हम इसमें अलग से डाल देते हैं। ये ऋणोद का काम करती है छड़ के अंदर। इस प्रकार से ये सेल हमारा तैयार हो जाता है। इसे हम किसी भी परिपथ में जोड़ेंगे तो उस परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाती है। अब सेलों के साथ सेलों के वर्गीकरण की बात आती है तो सेल दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होते हैं और एक द्वितीयक सेल होते हैं। प्राथमिक सेल जो है प्रयोग होने के बाद जब ये अपघट्य बिल्कुल बेकार हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं क्योंकि हम इसको दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। पर एक दूसरा सेल भी होता है जिसको हम द्वितीयक सेल कहते हैं। ये निर्माण के बाद पहले आवेशित किया जाता है। आप देख रहे हैं ये सेल है, इसको सीसा संचायक सेल कहते हैं, लेड एक्यूमुलेटर कहते हैं। और इसको हम बनाने के बाद पहले चार्ज करते हैं, तब हम इससे विद्युत ऊर्जा लेते हैं और दूसरे चरण में ये हमको ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए इसको कहते हैं द्वितीयक सेल और इसको कहते हैं प्राथमिक सेल। अब बात आती है विद्युत परिपथों में कि परिपथ को चालू और बंद कैसे करेंगे। इसके लिए हमारे पास ये कुंजी होती है। इसमें आप देखेंगे ये लोहे का एक गुटका होता है और इसमें दो पेच लगे रहते हैं। इसको हम किसी परिपथ में जोड़ दें तो ये गुटका बीच में कटा हुआ है, अतः धारा नहीं बहेगी। पर जब इस चाबी को हम इसमें घुरस देते हैं तो ये दोनों गुटके आपस में जुड़ जाते हैं और इससे होकर धारा बहने लगती है। इसे कहते हैं कुंजी, प्लग कुंजी। दूसरी कुंजी होती है, इसको कहते हैं द्विमार्गी कुंजी। हम किसी भी धारा को दो दिशाओं में भेजना चाहें तो ये कॉमन है, इस पर कॉमन बैटरी जोड़ लेते हैं और इधर उधर दो परिपथ जोड़ लेते हैं। जिस परिपथ में धारा भेजनी हो उसी की चाबी लगाते हैं।
हैं, या तो इधर की लगाएंगे या इधर की लगाएंगे, एक ही चाबी लगाएंगे इसमें। दूसरी चीज जो विद्युत परिपथों में प्रयोग होती है उसका नाम है धारा मापी। आप देखेंगे इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इसको नजदीक से दिखाएं जरा। इसमें आप देखेंगे इसका संकेतक बीच में होता है और दोनों तरफ ये विक्षेप देता है। इसका ये मतलब है कहने का कि जब धारा इस धन रेड से ब्लैक की तरफ जाएगी तो विक्षेप ये इधर देगा, और जब ब्लैक से रेड की तरफ आएगी तो विक्षेप इधर आएगा। रेड का मतलब पॉजिटिव से है, ब्लैक का मतलब नेगेटिव से है, और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। अतः इसमें जरा सी भी मामूली सी भी धारा भेजते हैं हम तो ये विक्षेप देता है। कई बार छात्र क्या करते हैं, शरारत करते हैं और इसके तारों को सीधे बैटरी पे जोड़ देते हैं, जिससे ये बैटरी को लघुपतित कर देता है और इसकी कॉइल जल जाती है, फिर ये काम नहीं करते हैं, तो फिर छात्र स्वयं परेशान होते हैं। इसलिए कभी भी धोखे से भी इसको हमें सीधे बैटरी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसका नीडल बीच में होता है, इसकी पहचान है, इस पर जी लिखा रहता है। इसी का एक संशोधित रूप है जिसे हम आमीटर कहते हैं। आप देखेंगे इस पर ए लिखा है और इसका संकेतक केवल एक तरफ रहता है, अर्थात ये एक ही दिशा में धारा को नापेगा। जब धन रेड से जोड़ा जाएगा और ऋण ब्लैक से जोड़ा जाएगा तभी विक्षेप आएगा, अगर आप उल्टा जोड़ देंगे विक्षेप नहीं आएगा। जबकि गैल्वेनोमीटर में क्या था, विक्षेप दोनों तरफ से आ सकता था, आप किसी भी तरफ जोड़ दें इसको। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो जरा हम पलट के दिखाते हैं आपको। आप देखेंगे कि यहाँ दोनों सिरों के बीच एक प्रतिरोध तार जुड़ा हुआ है। इससे क्या फायदा हुआ कि अधिकतम धारा इस सीधे तार से चली जाती है और अल्प धारा ही इस कुंडली में जाती है अंदर को, जिससे ये विक्षेप देता है और ये सुरक्षित रहता है। इसको आप अगर डायरेक्ट जोड़ भी देते हैं परिपथ में तो हानि नहीं होती है, पर इसको जोड़ देते हैं तो बहुत हानि होती है। अब इसी का संशोधित रूप है एक दूसरा जिससे हम विभवांतर नापते हैं, उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। और आप देखेंगे इस पर बी लिखा रहता है, बिल्कुल आमीटर जैसा ही है ये, इस पर बी लिखा हुआ है, पर एक बेसिकली अंतर है। इसको देखेंगे आप, यहाँ पर एक प्रतिरोध इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। देखिए ये आपके मोटर के हैं, कुंडली के हैं तार, एक जुड़ा हुआ है यहाँ धन पर, दूसरा चला गया प्रतिरोध में और प्रतिरोध वाला चला गया ऋण पर। और जबकि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए धन और ऋण दोनों के बीच सीधी कुंडली जुड़ी है एक, और ये अलग से जुड़ी है, यानी ये दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हैं। और वोल्ट मीटर में आप देखेंगे तो ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इससे क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाने के कारण बहुत कम धारा इसमें जाती है और ये सुरक्षित रहता है, जलने से बच जाता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि आप मापक यंत्र तीनों समझ गए होंगे। इस पाठ में एक और वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे हम रिहास्टर कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। जरा इसको भी आप लोग समझें, डिटेल से देखें आप ध्यान से। तो ये एक चीनी मिट्टी का पाइप है, इसके ऊपर ये प्रतिरोध तार कुंडली नुमा लपेटा गया यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा ध्यान से देखें इसको तो समझ में आएगा, तार लपेटा गया है और इस तार के दोनों सिरे इन पेचों पे जुड़े हैं जो स्थिर सिरे कहलाते हैं। इसके ठीक ऊपर एक पत्ती इसको टच कर रही होती है जो इस छड़ पर लगी रहती है, और इस छड़ से हम एक संयोजी तार जोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पेच लगा हुआ है। और जब हम इसको खिसकाते हैं तो ये सिरा यहाँ पर टच करता है। इस प्रकार ये उपकरण जो है दो तरह से काम करेगा। हम जब किसी परिपथ का एक सिरा एक स्थिर सिरे से जोड़ेंगे और एक परिवर्ती सिरे से जोड़ेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रतिरोध परिपथ में बढ़ जाएगा, धारा कम हो जाएगी। हम इसको और इधर खिसकाएंगे, तार की लंबाई बढ़ेगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, धारा और कम हो जाएगी। उल्टी तरफ खिसकाएंगे, इस प्रतिरोध तार की लंबाई कम हो जाएगी तो धारा प्रतिरोध कम हो जाएगा, धारा बढ़ जाएगी। अब इसी का उपयोग हम विभव विभाजक के रूप में भी करते हैं। अगर हम किसी बैटरी के दोनों सिरों को यहाँ पे जोड़ देते हैं, दोनों स्थिर सिरे, और तब हम किसी परिपथ बाहरी परिपथ का एक सिरा स्थिर सिरे पर और एक सिरा इस परिवर्ती सिरे पे जोड़ दें और अगर हम पत्ती को मिडिल में रख दें तो आप पाएंगे कि अगर आपने यहाँ दोनों के बीच 12 वोल्ट लगाया है तो यहाँ बीच में आपको 6 वोल्ट मिलेगा। इसको और बीच में ला के खड़ा कर देंगे 1/4 पे तो हमें मात्र 3 वोल्ट मिलेंगे। इस तरह ये विभव बांटने का भी काम करता है। तब इसी उपकरण को हम विभव विभाजक भी कहते हैं। एक और उपकरण की आवश्यकता पड़ती है इस पाठ के अंदर, इसको भी आप समझें जरा। इसे कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स।
ये प्रतिरोध बॉक्स क्यों कहलाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों कहलाता है, देखें ध्यान से, रेजिस्टेंस बॉक्स, क्योंकि इसमें तमाम प्रतिरोध होते हैं और आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें प्रतिरोध का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी व्यवस्था में क्या है, आप देखेंगे कि ये पीतल के गुटके हैं जो यहाँ लगाए गए हैं, जो बीच में कटे हुए हैं, और इनके बीच में चाबियां लगाने का छिद्र रहता है गोल, और हर दो गुटकों के बीच में आप देखें इधर ध्यान से, तो ये प्रतिरोध कुंडलियां लपेटी गई है। देखिए ये दोहरे तार की प्रतिरोध कुंडलियां लपेट दी गई हैं। अगर सारी कुंजियां हम बाहर कर देते हैं तो ये संयोजी सिरों से जब परिपथ जोड़ेंगे तो धारा को मजबूरन इन प्रतिरोध कुंडलियों से होकर जाना पड़ता है, और इस प्रकार उस परिपथ में इस पर जितना प्रतिरोध लिखा हुआ है वो काम करने लगता है। अब अगर हम चाहते हैं केवल हम 1 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे तो सारी कुंजियां लगा देंगे, केवल 1 ओम की कुंजी बाहर निकालेंगे। तो अब क्या होगा, जब सारी कुंजियां लगा दी तो अब धारा प्रतिरोध में नहीं जाएगी, सीधे गुटकों से होकर बाईपास हो जाएगी, क्योंकि धारा भी सरलतम मार्ग अपनाती है, विरोध से नहीं जाना चाहती है, तो गुटकों से होकर आगे जाती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि बिना प्रतिरोध के धारा बह रही थी। अब आपने 1 ओम बाहर निकाल दिया तो धारा को मजबूरन नीचे 1 ओम की कुंडली में जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार उस परिपथ के अंदर 1 ओम का प्रतिरोध काम करना शुरू कर देता है। अगर आपको 2 ओम चाहिए तो 2 ओम निकाल लेते हैं, और 3 ओम चाहिए तो 2 और 1 दोनों निकाल दिए हमने, तो 2 और 1 3 ओम हो जाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था रहती है कि हमें जितने भी प्रतिरोध की जरूरत हो उतना प्रतिरोध हम किसी परिपथ में इस उपकरण की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें अनंत की भी एक व्यवस्था रहती है जिसके नीचे कोई प्रतिरोध नहीं लगा होता है। ये पूरा एक बॉक्स के अंदर पेचों की सहायता से कसा रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है प्रतिरोध बॉक्स। 2 बातें स्पष्ट हुई, बॉक्स क्यों कह रहे हैं कि बॉक्स में बंद है, प्रतिरोध क्यों कह रहे हैं कि हम जरूरत के हिसाब से इसमें से किसी भी परिपथ में प्रतिरोध लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, इसी पाठ में एक सिद्धांत आता है जिसे कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। तो आप जरा समझेंगे, व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत। ये सिद्धांत बताता है कि अगर हम 4 प्रतिरोधों को एक वर्ग की भुजाओं के अनुरूप जोड़ दें, मान लेते हैं P है, ये Q है, ये R है, ये S है, निकट ले आना चाहिए, ठीक है। यहां पर हमने वो गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और इस पर बैटरी जोड़ दी जिससे कि धारा बह सके, कुंजी लगा दी और एक रेहास्टर लगा दिया जो मैंने अभी समझाया था आप लोगों को। ये रेहास्टर इसको कहते हैं, ये है रेहास्टर, ये रेहास्टर होता है। एक स्थिर सिरा ये है, एक स्थिर सिरा ये है, तो आपने एक स्थिर सिरा खुला छोड़ दिया और एक स्थिर सिरा जोड़ दिया और एक ही परिवर्ती ऊपर से जोड़ दिया यहाँ पर, ये देखिए। दूसरा ये सेल आप समझ चुके हैं, ये सेल होता है, इसको यहाँ जोड़ दिया, ये कुंजी है यहाँ पर जोड़ दी। अब इसका सिद्धांत कहता है कि अगर हमने इनका समायोजन इस तरह किया कि धारा मापी का पाठ 0 हो तो P/Q बराबर R/S हो जाता है। इसका प्रयोग करते हुए एक उपकरण का निर्माण किया गया जिसको कहते हैं मीटर सेतु। ये है मीटर सेतु, आप इसको ध्यान से देखें जरा तो समझ पाएंगे। इसमें 1 मीटर लंबा एक प्रतिरोध तार ये जोड़ा गया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है मीटर सेतु। और ये बिल्कुल इसी पे काम करता है, प्रतिरोध बॉक्स व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें हम क्या करेंगे कि P और Q का काम तो ये पूरा तार करता है मिलकर। इस पर हम एक जॉकी का प्रयोग करते हैं। जॉकी को बीच में टच कर देंगे तो एक हिस्सा इधर बन गया प्रतिरोध का, ये P कहलाएगा, इधर वाला Q कहलाएगा। और R चाहिए था हमको, R यहाँ पे जोड़ देंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देंगे, ये R हो जाता है। और S वो प्रतिरोध होता है जो अज्ञात है, हमें पता नहीं है, तो हम उसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो कुंडली बना करके ये यहाँ पे जुड़ जाता है। और इस बैटरी को हम धारा नियंत्रक के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ देंगे। अब आप देखेंगे तो ये वाला बिंदु जो है ना यहाँ पर P और Q, अगर हम नामकरण करें
देखो ध्यान से, ए बी सी डी, तो ये हमारा ए हो गया और ये हमारा सी हो गया और ये हमारा यहाँ चौकी जहां पर लगा रहे थे ये बी हो गया और ये वाला बिंदु डी हो गया। तो आप देखेंगे डी और सी के बीच एक प्रतिरोध तार जोड़ देंगे जो अज्ञात था और ए तथा डी के बीच वो प्रतिरोध जोड़ेंगे जो हमें मान ज्ञात हो। इसमें हम मान पता रहता है हमको कितना लिखा हुआ है इसके ऊपर। और P जो है ये प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तो लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो इस P का मान बढ़ेगा और Q का मान घटता जाएगा। अब इन दोनों के बीच हम धारा मापी को जोड़ लेते हैं, गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं इन दोनों के बीच। तो इसका विक्षेप जब हम इधर रखेंगे तो विक्षेप एक ओर आएगा, दूसरी ओर रखेंगे विक्षेप दूसरी ओर आएगा। हमें वो स्थिति में लाना होता है जब विक्षेप ना आए। जब विक्षेप ना आए तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई नाप लेते हैं और ये लंबाई जो है इस प्रतिरोध P के मान को बताती है, P प्रोपोर्शनल L। तो ये P बराबर हो जाता है KL। इस तरह Q जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर, 100 माइनस L। तो इस प्रकार Q बराबर हो जाता है K इंटू 100 माइनस L। अब चूंकि सिद्धांत हमारा कह रहा है P बटे Q बराबर R बटे S, तो S अज्ञात प्रतिरोध है तो R गुणा Q बटे P हो गया। तो हमने मान रख दिया K इंटू 100 माइनस L बटे K इंटू L। K से K कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार सूत्र बन जाता है S बराबर R इंटू 100 माइनस L बटे L। इस सूत्र से हम इस अज्ञात तार के प्रतिरोध को ज्ञात कर लेते हैं। जब पूरा समायोजन तैयार करेंगे तो हमें यह प्रतिरोध ज्ञात हो जाता है। ये मीटर क्षेत्र की प्रक्रिया है। मीटर क्षेत्र की सहायता से हम किसी भी वस्तु का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं जो हमें ज्ञात ना हो। अब एक बात और इस पाठ में आएगी जिसको कहते हैं विभव मापी। विभव मापी क्या है? ये मीटर सेतु से मिलता जुलता है। जरा देखें, मीटर सेतु में एक चौड़ा सा पटला लेते हैं जिस पर दो संयोजी पेच लगाते हैं, जिनका प्रयोग हम परिपथ में करेंगे, और इसके बीच एक लंबा तार लगाते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इनको एकांतर क्रम में जोड़ते हैं। दिखने में तो समांतर क्रम है ये, पर ये सब श्रेणीबद्ध है। देखो ये तार यहाँ पहुंचा, इस पत्ती से होकर यहाँ गया और फिर इस पत्ती से होकर यहाँ गया और इस पत्ती से होकर यहाँ चला गया, फिर ये चला गया। ये एक तरीके से विभव विभाजक का काम करता है। क्या करते हैं, किसी भी बैटरी को हम इसके सिरों में जोड़ देते हैं तो बैटरी का पूरा विभव इसमें वितरित हो जाता है। अब जैसे जैसे इस पर हम लंबाई बढ़ाते जाएंगे विभव का मान बढ़ता जाता है। अगर हम धारा मापी जोड़ दें परिपथ के साथ और हमें वो दशा आ जाए जब धारा मापी का पाठ शून्य हो जाता है, तो उस समय दूसरे परिपथ का जो विभव है वो इस तार के विभव के बराबर होता है। और इस तार का विभव हमें पता है तो हम उस अज्ञात परिपथ के विभव को इसकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। यानी किसी भी सेल का हम विद्युत वाहक बल इसकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं।